हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त के दिन मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम उस आज़ादी का पर्व उत्सव मना रहे हैं जो हमें विरासत में नहीं बलिदान में मिली है। 15 अगस्त 1947 को वो दिन जब सदियों की गुलामी की जंजीरें टूटी, जब तिरंगे ने आज़ाद हवा में लहराकर दुनिया को बताया कि भारत अब स्वतंत्र है। इस आज़ादी के पीछे सिर्फ नामी वीर नहीं बल्कि लाखों गुमनाम चेहरे हैं। वो किसान जिसने खेत छोड़कर रणभूमि संभाली, वो माँ जिसने अपने बेटे को देश पर निछावर कर दिया, वो नौजवान जिसने जेल की सलाखों में गुजार दी। आज का भारत उस भारत से अलग है। अब हमारी लड़ाई बंदूक से नहीं बल्कि शिक्षा, विज्ञान, मेहनत और एकता से है। अगर हम सच में स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहते हैं तो हमें हर दिन देश के लिए कुछ करना होगा। ईमानदारी, मेहनत और भाईचारा, यही असली देशभक्ति है। आओ इस पवित्र दिन हम सब संकल्प लें, भारत को दुनिया का सबसे महान देश बनाने का। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। इसके पहले कंपनी का शासन था। 1773 से 1858 तक कंपनी का शासन था। फिर 1858 से 1947 तक ताज का शासन आया। और यही जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, तब संविधान की मांग बढ़ी ताकि देश की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जाए। संविधान सभा की मांग। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा। रॉय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। नेहरू की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। इससे सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। सन 1942 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हों। अतः ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया। इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन उसने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी जिसने मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट कर दिया। संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। योजना की विशेषता थी, बहुत सारी विशेषता थी। जब संविधान का गठन हो गया तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। इसलिए बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया।
फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उसी प्रकार डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी तथा बी.टी. कृष्णमचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। दूसरे शब्दों में संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। जब संविधान सभा की बैठक चल ही रही थी तब अन्य कार्य हुए, जैसे संविधान के निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा ने निम्न कार्य भी किए। जैसे पहला, इसमें मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। दूसरा कहें तो इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वजा को अपनाया। अगर हम तीसरे की बात करें तो इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया। अगर हम चौथे की बात करें तो इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया। हम पाँचवें की बात करें तो इसने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। 2 साल 11 माह और 18 दिन में संविधान सभा की कुल 11 बैठक हुई। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ। संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए का खर्च आया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुई आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। संविधान सभा की समितियां बनाई गईं। वो बड़ी 8 समितियां थीं और छोटी समितियां भी थीं। जिस तरह बड़ी समितियां कैसी थी, संघ समिति जवाहरलाल नेहरू संभाल रहे थे और संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू संभाल रहे थे। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल संभाल रहे थे। प्रारूप समिति डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संभाल रहे थे। संविधान का प्रभाव में आना, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया। सभा में इस 5 दिन 9 नवंबर 1948 तक आम चर्चा हुई। संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ। इसमें संविधान पर खंडवार विचार किया गया। यह कार्य 17 नवंबर 1949 तक चला। इस अवधि में कम से कम 7,653 संशोधन प्रस्ताव में आए, जिसमें से वास्तव में 2,473 पर ही सभा में चर्चा हुई। संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाई द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया और इस पर अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर लिए गए। सभा में कुल 299 सदस्यों में से उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे जिन्हें संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के प्रारूप में किया गया। भारत के लोगों ने संविधान को अपना लागू किया और स्वयं को संविधान को सौंपा। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्ताव 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। प्रस्ताव को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया। जब संविधान बन गया तो इसकी आलोचना भी हुई। आलोचना में कहा गया कि यह प्रभुत्व का अभाव है, समय की बर्बादी है, कांग्रेस का प्रभुत्व है, वकीलों की राजनीति का प्रभुत्व है, हिंदुओं का प्रभुत्व है। ये आलोचनाएं की गई। ये तो आलोचनाएं रहीं, लेकिन संविधान की कुछ विशेषताएं भी थीं।
जैसे सबसे लंबा लिखित संविधान, विभिन्न स्रोतों से विहित और एकात्मा की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, सरकार का संसदीय रूप, संसदीय प्रभुत्व एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, एकीकृत व स्वतंत्रता, न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, एकल नागरिकता, स्वतंत्र निकाय, आपातकालीन प्रावधान, त्रिस्तरीय सरकार, सहकारी समिति, ये संविधान की। अब हम बात करते हैं कि संविधान में लिखा क्या गया। सबसे पहले प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। प्रस्तावना कहती है, अपने वर्तमान स्वरूप में प्रस्तावना को इस प्रकार पढ़ा जाता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित कराने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये इसकी प्रस्तावना थी। वैसे कहा जाए तो प्रस्तावना में 4 मूल तत्व थे। संविधान के अधिकार का स्रोत, भारत की प्रकृति, संविधान के उद्देश्य, संविधान लागू होने की तिथि। और प्रस्तावना में जैसे प्रमुख शब्द आए हुए हैं, संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, ऐसे शब्द जो प्रस्तावना में यूज किए गए। हम संविधान के भाग 1 की बात करेंगे। भाग 1 में अनुच्छेद 4 तक बात की गई है, 1 से लेकर 4 तक। पहला अनुच्छेद कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, ये पहले अनुच्छेद में दिया हुआ है। दूसरा अनुच्छेद कहता है नए राज्यों का प्रवेश व स्थापन। और तीसरा अनुच्छेद कहता है नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम परिवर्तन। चौथा अनुच्छेद कहता है पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुरूप पूरक, अनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि। अब हम बात करेंगे भाग 2, जिसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है। ये 5 से 11 तक दिए हुए हैं। 5वें भाग में क्या कहता है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। 6वां अनुच्छेद कहता है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिक के अधिकार। 7वां अनुच्छेद कहता है पाकिस्तान को प्रव्रजन कराने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। 8वां अनुच्छेद कहता है भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिक के अधिकार। 9वां कहता है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति का नागरिक ना होना। 10वां कहता है नागरिकता के अधिकार का बना रहना। 11वां कहता है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। हम अब बात करेंगे भाग 3 की। भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में चर्चा की गई है, जो हमें डेली लाइफ में यूज करने होते हैं। हमारे क्या अधिकार हैं जो सरकार हमें संविधान के द्वारा दिया है। ये अधिकार पूरे देशवासियों को है जो भारत देश में रहते हैं, और इनके कुछ कर्तव्य भी हैं और इनके कुछ अधिकार भी हैं। तो हम पहले इनके मूल अधिकारों के बारे में चर्चा कर लेते हैं।
जो भाग 3 है इसमें 12 से लेके भाग 3 में 12 से लेके 35 तक चर्चा की गई है जो मौलिक अधिकार हैं। हम 12 में परिभाषा दी हुई है मूल अधिकार की, और 13 में मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले विधि हैं। वैसे हम मूल अधिकारों के बारे में इस वीडियो में, ये ऑडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। ये विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं। सापेक्ष में इनके प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है, ना कि व्यक्ति की। मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है, जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है। ये मूल इसलिए भी है क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक के लिए आवश्यक है। मूल रूप से संविधान ने 7 मूल अधिकारों को प्रदान किए थे। पहला, समता का अधिकार जो 14 से लेकर 18 तक बात करेगा। स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से लेकर 22 तक बात करेगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23 से लेकर 24 तक बात करेगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से लेकर 28 तक बात करेगा। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो 29 से लेकर 30 तक बात करेगा। संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 21 की बात करेगा। संविधान द्वारा उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 जो बात करेगा। मैंने जो अधिकार बताए, अब इन अधिकारों को बारी बारी से अध्ययन करेंगे एक नज़र में। समता का अधिकार यानी कि समानता, 14 से लेकर 18 तक जो समानता का अधिकार है, उसके अंदर जो दिए हुए सस्पेंस, उस पर बात करेंगे। विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 कहता है। धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेदन का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 कहता है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16 कहता है। अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषेध अनुच्छेद 17 कहता है। सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवा अभी सभी उपाधियों पर रोक अनुच्छेद 18 कहता है। अब हम स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से लेके 22 तक है, हम इस पर चर्चा करेंगे। 6 अधिकारों की सुरक्षा वाक एवं अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचार, निवास, वृत्ति अनुच्छेद 19 में बात करता है। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 बात करता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 बात करता है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 बात करता है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 बात करता है। अब हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें 23 से लेकर 24 तक अधिकार हैं जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। बाल श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 कहता है। कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध अनुच्छेद 24 कहता है। अब हम बात करेंगे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बात की गई है। अंतःकरण की और धर्म के अवध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है। किसी भी धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद 27 में है। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद 28 में है।
अब हम बात करेंगे सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा अनुच्छेद 29 बात करता है, और शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 कहता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्च न्यायालय जाने का अधिकार। इसमें सम्मिलित याचिकाएं, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकरण अनुच्छेद 32 चर्चा करता है। अनुच्छेद 33 में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बालों आदि को लागू होने में उपरांत कराने की सांसद की शक्ति। अनुच्छेद 34 जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्वर्धन। और 35 कहता है इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान। अब हम बात करेंगे भाग 4। भाग 4 में डीपीएसपी है, जिसे हम कह सकते हैं राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। ये भाग 4 है। इसमें चर्चा की गई है 36 से लेके 51 तक। इसमें राज्य के बारे में कर्तव्य बताए गए हैं। तो हम 36 में तो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के बारे में परिभाषित करता है, और 37 अनुच्छेद में इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिव्यक्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, और 39 राज्य द्वारा अनुकरणीय कुछ नीति तत्व हैं, और 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। 40 कहता है ग्राम पंचायतों का संगठन। 41 कहता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 42 कहता है काम की न्यायसंगतता और मनोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। और 43 कहता है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। और 43 का कहता है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। और 43 खा कहता है सहकारी समितियों को बढ़ावा। 44 कहता है नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता। और 45 कहता है बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। 46 कहता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्लभ वर्गों की शिक्षा और अर्थात संबंधी हितों की अभिव्यक्ति, पोषण, आहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोगों पोषण को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। ये 47 कहता है। 48 कहता है कृषि और पशुपालन का संगठन। और 48 का कहता है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा। 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण। 50 कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति। ये है हमारे राज्य के नीति के निर्देशक तत्व जो 36 से लेकर 51 तक है। अब बात करते हैं मूल कर्तव्य की। हमारे क्या मूल कर्तव्य हैं? इसको 51 का में रखा गया है। मूल कर्तव्य को इसमें घेरा गए हैं। मूल अनुच्छेद 51 का कहता है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। हमारे अधिकार भी दिए गए और हमें मूल कर्तव्य भी दिया गया। हमारा यद्यपि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। और वो मूल कर्तव्य इस प्रकार हैं। पहला है संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ये पहला मूल कर्तव्य है। दूसरा मूल कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तीसरा मूल कर्तव्य कहता है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। चौथा कहता है देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे।
पाँचवा कहता है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान प्रभुत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। छठवां कर्तव्य कहता है हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। सातवां कर्तव्य कहता है प्राकृतिक पर्यावरण की, इसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन जीव रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। आठवां कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। नौवां कहता है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे स्वतंत्र। 10वां कहता है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाई को छू ले। 11वां कहता है 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। यह कर्तव्य 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ये तो हो गई मूल कर्तव्यों की बात। अब बात करते हैं भाग 5 की। भाग 5 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा की जाती है। अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, महान्यायवादी आदि शामिल होते हैं। अब हम बात करते हैं भाग 6 की। केंद्रीय मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी, जो 74 से लेकर 78 तक अनुच्छेद दिए हुए हैं इसके। और फिर हम बात करेंगे भाग 7 की, सांसद, जो कानून बनता है, जहां 79 से लेके ये 123 तक इस पर चर्चा की गई है। फिर हम बात करते हैं उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय को हम 124 से 147 तक जो अनुच्छेद है, ये उच्चतम न्यायालय के बारे में चर्चा करता है। फिर भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक 148 से 151 तक दिया गया है इसका अनुच्छेद। अब फिर हम राज्यपाल की बात करते हैं। राज्यपाल 152 से 162 तक है। राज्य मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी 163 से 167 तक है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते जाते हैं और 395 तक जो अनुच्छेद दिए हुए हैं, जब संविधान बना था तब 395 अनुच्छेद थे। वहाँ तक जाने के बाद संविधान विराम लेता है। फिर हम इसकी जो अनुसूचियाँ दी होती हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, 3 सूचियाँ होती हैं। संघ सूची में 1 से लेके 57 तक दिया हुआ है और राज्य सूची में 1 से लेके 66 तक बात की गई है और समवर्ती सूची में 1 से लेके 47 तक बात की गई है। ये सूचियों में जो दी गई हैं, इसमें संघ के क्या काम है, राज्य के क्या काम है और दोनों को मिला के जो समवर्ती सूची बनती है उनके क्या काम हैं, ये लिस्ट बनती है और लिस्ट में डाले जाते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं संविधान का संशोधन कितने बार हो चुका और कब कब हुआ। प्रथम संशोधन जब हुआ था 1951 में हुआ था। दूसरा संशोधन हुआ 1952 में। तीसरा हुआ 1954 में। चौथा हुआ 1955 में। पाँचवा हुआ 1955 में। छठवां हुआ 1956 में। इसी प्रकार लगातार संशोधन होते होते जो अभी तक 2019 में 103वां संशोधन हुआ और उसके बाद बहुत सारे संशोधन हुए। इसी प्रकार जोड़ दिया जाता है। जो संशोधन कानून बनता है, जो संशोधन होता है, फिर उसे हम या सरकार द्वारा पब्लिक में लाया जाता है।
और इसमें जोड़ दिया जाता। मैंने मूल अधिकारों पर जो 12 से लेके 35 तक बात की, उसमें